नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। पाकिस्तान में बैठकों का दौर चल रहा है। असीम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ की सांसें चढ़ी हुई हैं, क्योंकि धमाका दिल्ली में हुआ है और भारत ने पहले ही साफ किया था कि किसी भी तरह का कोई भी आतंकी हमला होगा तो यह एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी जैसे ही पाकिस्तान के साथ इस धमाके का कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, यह एक्ट ऑफ वॉर होगा और उसका जवाब उसी एक्ट ऑफ वॉर के हिसाब से दिया जाएगा। और आज नहीं तो कल इस धमाके का कनेक्शन पाकिस्तान के साथ स्टैब्लिश होगा, क्योंकि साउथ एशिया में अगर कोई आतंकियों का रहनुमा है, अगर कोई आतंकियों का पैरोकार है, अगर कोई आतंकियों का घर है, तो वो है पाकिस्तान। आपने मधुमक्खियों का घर देखा होगा, वो पाकिस्तान आतंकियों के घर की तरह है। चारों तरफ से आतंकी घेरे हुए हैं। और अब जब दिल्ली में धमाका हुआ है, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान का निजाम खौफ में है, डर में है, क्योंकि ये एक्ट ऑफ वॉर है अगर ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। जांच जारी है, अभी 24 घंटे हुए हैं। सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास विमानों के लिए नोटम जारी कर दिया है, जो इस बात का साफ संकेत देते हैं कि पाकिस्तान खौफजदा है, बौखलाया हुआ है, परेशान है। पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने आपात बैठक कर ली है। वायुसेना ने बॉर्डर पर एयर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। वो हर हाल में स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भूल चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। भारत की सख्ती और कड़े सुरक्षात्मक कदमों के बीच पाकिस्तान की बेचैनी उसकी मजबूरी को भी दिखा रहा है। क्योंकि दिल्ली में धमाका एक बड़े आतंकी हमले की ओर इशारा कर रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने या फिर किसी भी एजेंसी ने अभी तक डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, लेकिन पाकिस्तान में पैनिक अभी से है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स बौखलाहट भरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका नहीं है। तो मैं पाकिस्तान के लोगों से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान की सरकार से पूछना चाहता हूं, मुल्ला मुनीर से पूछना चाहता हूं, क्या भारत की सरजमीं पर अफगानिस्तान के लोग आकर आतंकी हमले कर रहे हैं? क्या भारत की सरजमीं पर श्रीलंका के लोग आकर आतंकी हमले कर रहे हैं, दिल्ली में धमाका कर रहा है? क्या कोई बांग्लादेश से आया? क्या कोई ताजिकिस्तान से आया, कजाकिस्तान से आया, ईरान से आया? जितने आतंकी होते हैं उसके पीछे पाकिस्तान होता है, या तो पाकिस्तानी या पाकिस्तानी मास्टरमाइंड। और यह बात पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है, पाकिस्तान के निजाम को अच्छी तरीके से पता है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार डरी हुई है, वो खौफ में है। भारत पाकिस्तान को कटघरे में लाएगा जरूर। ब्लास्ट के बाद दोनों देशों के रिश्तों के बीच भी तनाव है, हालात बिगड़ रहे हैं। भारत की तरफ से खुलकर नहीं कहा गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। और जैसे ही प्रूफ हुआ कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, जैसे ही कनेक्शन मिला, जैसे ही सबूत मिला, एक लाइन की बात है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। और ये बात पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है। और ये बात पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, अगर कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ तो पाकिस्तान की वो दुर्गति होगी जिसका अंदाजा, जिसका अनुमान पाकिस्तान ने नहीं लगाया होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त डर और खौफ में है कि कहीं भारत फिर पाकिस्तान का नाम ना ले ले और पाकिस्तान पर हमला ना कर दे। इसलिए पाकिस्तान में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आसिम मुनीर इसे लेकर हाई लेवल बैठकें लगातार कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बहुत सक्रिय हो गई है। बैठक में आईएसआई के डायरेक्टर जनरल डीजी आईएसआई असीम मलिक, जो कि एनएसए भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी है, और देश के तीनों सेना प्रमुख आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ। और ये बैठक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने देश के सारे सैन्य और खुफिया विभागों को किसी भी संकट के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। पाकिस्तान की वायुसेना ने बॉर्डर पेट्रोलिंग तेज कर दी, नोटम जारी कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए, साथ ही सभी सैन्य और महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नोटिस टू एयरमैन भी दे दिया गया है ताकि हवाई गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। एक बार इधर से ब्रह्मोस एनजी मारा, वो ब्रह्मोस नहीं जो मई में गया था 10 तारीख को, इस बार एनजी जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन। मतलब साफ है, पाकिस्तान अंदर से खोखला है, खौफ में है। अब आपको बताते हैं आखिर पाकिस्तान में इतना पैनिक क्यों है, इतना घमासान क्यों है। इसका जवाब है हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ हमला, जिसे लेकर भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी आतंकी हमले को भारत पर हमला माना जाएगा 7 मई के बाद से। ऐसे हमलों का जवाब भारत कठोरता से देगा। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। भारत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दी गई है, क्रिस्टल क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट। हम आतंकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमला करने वालों को करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान में जो घबराहट मची, इसकी एक और वजह है, इस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत भी ऑपरेशन त्रिशूल कर रहा है। जैसलमेर से लेकर सरक्रीक तक एक्सरसाइज त्रिशूल जारी है। इस ऑपरेशन के तहत आज मरु ज्वाला चल रही है, जिसके तहत रेगिस्तान में टैंक और अपाचे हेलीकॉप्टर दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग की जा रही है। कल अखंड प्रहार के तहत हाईवे लैंडिंग और ड्रोन हमले होंगे। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत के टैंक पहले से ही बॉर्डर पर मौजूद है। अब बस एक आदेश की देरी और ये कनेक्शन स्टैब्लिश होने की देरी है। वो टैंक कभी भी सीमा पार जा सकते हैं। अब आपको दिल्ली हमले की पूरी टाइमलाइन समझाते हैं, आखिर हुआ क्या है। 27 अक्टूबर 2025 श्रीनगर में सीसीटीवी में आतंकी डॉक्टर आदिल नजर आया। 6 नवंबर 2025 सहारनपुर में ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकी डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और जांच में पता चला कि उसका संबंध जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में आतंकियों के पेशेवर डॉक्टर्स का नेटवर्क भी उजागर हुआ। 10 नवंबर 2025 फरीदाबाद में छापेमारी हुई और 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 पिस्टल, कारतूस, टाइमर, रिमोट और दूसरे विस्फोटक सामग्री बरामद किए गए। इसके बाद पुलवामा से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, जो इस साजिश में शामिल था। और फिर 10 नवंबर की शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो गेट नंबर 1 के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा घायल हुए। और इसके बाद से पाकिस्तान के अंदर पैनिक है, जिसे जाहिर होता है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान आतंक का अड्डा है। भारत में होने वाले आतंकी हमलों में हमेशा पाकिस्तान का हाथ रहा है। भारत ने हर बार इस बात को साबित किया और इस बारे में पाकिस्तान को डॉजियर भी दिए। लेकिन पहलगाम हमले के बाद हमने पॉलिसी चेंज कर दी। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया। हमने क्लियर कर दिया कि कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा तो यह एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल अभय कार्की जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। स्वागत है सर आपका। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल संजीव मलिक, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ,
सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ रमन सैनी संवाददाता जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और रजनीश हमारे साथ दिल्ली से, लाल किले से, ब्लास्ट वाली साइड से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने रिपोर्टर्स का रुख करेंगे और उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी रजनीश के पास, उनसे लेते हैं जानकारी। रजनीश, इस मामले में आपके पास क्या अपडेट है प्लीज? देखिए विवेक, इस मामले में अपडेट ये है कि जो i20 कार थी उसमें जो विस्फोटक था, उस विस्फोटक को ठिकाने लगाने की जो है कोशिश की जा रही थी, लेकिन चूंकि भीड़ भाड़ बहुत थी, चेकिंग बहुत ज्यादा हो रही थी और जिस तरीके से जो उसके साथी जो पहले पकड़े जा चुके थे उसको लेकर उसमें डर था कि वो भी पकड़ा जाएगा और साथ एक्सप्लोजिव भी जो है बरामद होगा। इसीलिए वो पहले जो ठिकाने लगाने के लिए i20 कार से सुबह निकला था, लेकिन उसे डर लगा, पैनिक हो गया। उसके बाद वो वापस चला गया, जिसके बाद शाम को एक बार फिर निकला गया ताकि कार समेत जो पूरा एक्सप्लोजिव है उसे ठिकाने लगा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब वो लाल किले पहुंचा तो यहां पर वो पार्किंग में करीब 2 से 3 घंटे तक बैठा रहा, अपनी गाड़ी के साथ बैठा रहा, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया, पार्किंग नहीं मिल पाई कि वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके वहां से भाग जाता। ऐसे में वो काफी ज्यादा पैनिक हो गया था, जिसके चलते ये पूरा जो है पूरी वारदात है या ये कहा जाए पूरा हादसा है जो वो हो गया। हालांकि ये भी जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि ऐसा जो है वो यहाँ पे धमाका करने का इरादा नहीं था, बल्कि उस एक्सप्लोजिव को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी और इसी कोशिश में ये धमाका हो गया, जिसमें 3 जो आतंकी थे जो उस समय गाड़ी में बैठे हुए थे, उनकी जो है वो मौत हो गई। जी नहीं, लेकिन ये जो थ्योरी दी जा रही है, ये जो थ्योरी है कि पैनिक में आ गए आतंकी, इसके पीछे की स्टोरी क्या है रजनीश? देखिए विवेक, इसके पीछे की स्टोरी ये है, आपको याद होगा कि फरीदाबाद से जो है वो एक डॉक्टर गिरफ्तार हुआ, एक्सप्लोजिव बरामद हुआ। इसके अलावा देश के कई हिस्सों से कई डॉक्टर गिरफ्तार हुए जिनके पास एक्सप्लोजिव मिले थे। ऐसा कयास इस समय एजेंसीज की तरफ से लगाया जा रहा है कि जो आतंकी इस समय यहाँ पर पहुंचे थे, लाल किले पहुंचे थे, वो आतंकी जो है ये सोच रहे थे कि जो उनके साथी ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके जरिए एक्सप्लोजिव जो है वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वो कहीं उनका नाम ना दे, और अगर उनका नाम उगला जाता है तो जाहिर तौर पर वो पकड़े जाएंगे। एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, जो आतंकी i20 कार में जो उमर नाम का जो बताया जा रहा है, जो आतंकी जो इसमें मरा है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि वो मिसिंग है। डीएनए रिपोर्ट जब आएगी तब ये साफ होगा कि उसकी मौत हुई है या नहीं हुई। उसको वो आखिरी शख्स बचा था जो गिरफ्तार होना बाकी था, और उसे पता था कि वो आखिरी शख्स है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जाहिर तौर पर पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके साथी ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं। कार में क्या वो अकेला था या 3 आतंकी थे? ये पूरी जो है, देखिए कार में 3 आतंकी थे, 3 लोग मौजूद थे, जिसमें एक उमर बताया जा रहा है और 2 उसके अन्य साथी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके बाकी साथी ऑलरेडी पहले पकड़े जा चुके थे, तो इसीलिए ये डर था कि वो, क्योंकि उनके पास एक्सप्लोजिव बरामद हो गया था, पूछताछ उनसे लगातार की जा रही थी, तो उनको डर था कि उनसे पूछताछ में वो उनका नाम बताएगा, उसके ठिकाने के बारे में बताएगा, एक्सप्लोजिव के बारे में बताएगा, जिसके चलते इस एक्सप्लोजिव को जो है वो ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी। और ये पैनिक हो गए थे कि जल्द से जल्द इसको ठिकाने लगा दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो पकड़े जाएंगे, एक्सप्लोजिव बरामद होगा और उसके बाद जो है वो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी और वो भी गिरफ्तार होगी। लेकिन इसी पैनिक के चलते ही पैनिक के चलते वो लोगों ने शायद पहले बटन, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों से साझा करना चाहूंगा, तमाम एक्सपर्ट से साझा करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि कई लोग इस बारे में जानते भी होंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी जानते होंगे, हमारे रिपोर्टर्स भी इस बात को जानते होंगे। अगर अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया और ऑक्सीडाइज हो गया गलत भंडारण की वजह से, यानी कि गलत स्टोर करने की वजह से, तो भी वो फट जाता है। वो चेन रिएक्शन उसमें शुरू होता है, उसके बाद वो शॉकवेव्स बनाता है, बहुत जबरदस्त तरीके का धमाका होता है। याद होगा दर्शकों को और पैनलिस्ट को, बेरूत में साल 2020 में पोर्ट पर एक धमाका हुआ था जिसमें अमोनियम नाइट्रेट को गलत तरीके से स्टोर करके रखा गया था और वो फट गया था, और ऐसा धमाका हुआ था कि बेरूत में तबाही मच गई थी उस समय। वो तस्वीरें हैं मेरे पास, मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में। रजनीश कुछ कहना चाह रहे हो? रमन, मैं आपके पास आ रहा हूं। रजनीश, देखिए विवेक, अभी मेरे सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है कि इस जो ये पूरी चेन थी, जो एक्सप्लोजिव और जो ये आतंकियों की पूरी चेन थी, इसके तमाम कड़ियों को
पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये जो I-20 में जो यहाँ पे जो आतंकी था जिसका नाम उमर बताया जा रहा है, हालांकि अभी ये स्टेब्लिश नहीं हो पाया कि उमर ही की मौत हो गई है या नहीं हो गई। सिर्फ अकेला ये ही शख्स बचा था जिसकी लगातार एजेंसीज तलाश कर रही थी और यही कारण था कि ये पैनिक में आ गए थे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं इसमें एक और चीज जी, ये पैनिक, ये आप सही कह रहे हैं। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। मुझे लगता है पैनलिस्ट मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी और डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि हो सकता है कि पैनिक में आकर इसमें आनंद फानन में जो अमोनियम नाइट्रेट उठाया उसको सही तरीके से वो स्टोर नहीं कर पाया, या फिर उसके भंडारण में कहीं कोई चूक हो गई और वो जैसे ही ऑक्सीडाइज हुआ होगा, उसने खिड़की खोली होगी, ऑक्सीजन के संपर्क में आया होगा और वो बूम फट गया। तो ये भी हो सकता है कि उसने कोई बटन नहीं दबाया, उसको डेटोनेट नहीं किया गया। वो हो सकता है कि खुद ब खुद ब्लास्ट हो गया हो, क्योंकि वो ब्लास्ट की कोई साइट थी नहीं वहां पर कि चार गाड़ियां जा रही हो और बीचों बीच वो ब्लास्ट कर दें। वो खुद भी बचना चाह रहा होगा। मैं इस पर पैनलिस्ट का रिएक्शन लूं। रमन के पास जा रहे हैं। रमन, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि सुबह से आप लगातार पाकिस्तान की हलचल पर भी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, पाकिस्तान का नाम ऑफिशियली नहीं लिया गया है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान में पैनिक है। जी हाँ, बिल्कुल विवेक। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल तेज है। कल देर रात से ही अगर हम देखें तो बैठकों का दौर चल रहा है। आज दिन में भी रावलपिंडी में आसिम मुनीर की तरफ से जो है वो बाकायदा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं उनको बुलाया गया था, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि अगर भारत इस बात को साबित कर लेगा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, जो कहीं ना कहीं पाया जा रहा है, जिस तरीके से पूरा मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद के इशारे पर काम कर रहा था, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो पूरी तरीके से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल जो जैश ए मोहम्मद और अंसारुल गजवे हिंद के तहत काम कर रहा था, इसके तार जो है वो कानपुर, लखनऊ, फरीदाबाद, सहारनपुर, दिल्ली और कश्मीर के जो साउथ कश्मीर का इलाका है और सेंट्रल कश्मीर का इलाका है, इन सभी जगहों पर फैला था। और करीबन पिछले 1 साल से लगातार जैश ए मोहम्मद जो है इस बात को लेकर तैयारी कर रहा था कि कहीं ना कहीं भारत को दहलाया जाए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद करीबन पिछले 3 महीने से अगर हम देखें तो ये गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, और उसके बाद से ही अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के अंदर जो है वो शुरू किया गया था। अब तक जो जांच हुई है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो जांच हुई है, उसमें कुल मिलाकर 13 लोगों के ऊपर जिनकी गिरफ्तारी हुई है, और उनमें से एक की मौत हो गई है, जो बताया जा रहा है उमर, जो वो गाड़ी चला रहा था I-20, उसकी मौत हुई है। बाकी 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इन 12 में से 11 लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी से हैं, और एक लेडी जो है जिसे जमातुल मोमिनात का हेड, भारत का प्रमुख चेहरा बताया जा रहा है, वो लखनऊ की रहने वाली है, लखनऊ के लालबाग की। अब पुलिस जो है फिलहाल 12 जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें अगर मैं नाम बताऊं तो आरिफ निसार जो है वो नौगाम श्रीनगर के रहने वाले हैं, यासिर उल अशरफ जो है वो श्रीनगर के रहने वाले हैं, मसरूक अहमद दार जो है ये भी नौगाम के रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, क्रैकडाउन लगातार जारी और अरेस्टिंग भी हो रही है। अब जल्दी से पैनलिस्ट का रुख करते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगा फौरन आपके पास आएंगे अपडेट लेने के लिए और ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मेजर जनरल अभय कार्की जी से जानना चाहूंगा, अभी हमने बेरूत ब्लास्ट वाली तस्वीर भी दिखाई, बेरूत ब्लास्ट 2020 वाली अमोनियम नाइट्रेट धमाका, तो दो थ्योरी है, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस पर एक छोटी टिप्पणी, और ये जो एक्ट ऑफ वॉर वाली बात थी, क्योंकि पाकिस्तान इस बार काफी एहतियात बरती जा रही है। अभी तक पाकिस्तान का नाम आया नहीं किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन जैसे ही ये नाम सामने आएगा देन व्हाट? मेजर जनरल अभय कार्की सर। जी नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। जो ये वाकया हुआ है, पहली बात तो मैं इसको मानूंगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज का जो है वो एक कामयाबी मानूंगा, क्योंकि कहाँ 3 टन एक्सप्लोजिव उन्होंने तैयार कर रखा था और कहाँ वो एक कोई 10-12 किलो का ही एक एक्सप्लोजन में पूरी कहानी ख़त्म हो गई है। तो ये जो प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव अप्रोच रही है, राइट फ्रॉम श्रीनगर, जब वो 3 पोस्टर लगे थे, वहाँ से मौलवी को पकड़ा, मौलवी ने नाम दिए, और जिस हिसाब से उन्होंने मल्टी सिटी रेड्स करके पूरे इस नेटवर्क को अनरेवल किया है, वो बहुत काबिले तारीफ है। बिल्कुल। अगर आप सोचिए, ये जो सूटकेसेस में पैक करके ले जाते हैं, शायद इसमें भी एक सूटकेस रहा होगा, अगर ये 24 डेटोनेटर अगर टोटल माने जाएं, मैं वो जो तस्वीर अभी दिखा रहा था, मैं कहूंगा पीसीआर को एक बार चलाएं, उसमें 2600 किलो टन अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। ये मतलब जो अमाउंट वहां बताया जा रहा है,
और ये देखिए धमाका ऐसा हो जैसे कोई परमाणु बम फटा हो। ये बेरूत ब्लास्ट की तस्वीर है 2020 की। अगर आप जिस हिसाब से कह रहे हैं 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट फट जाता तो ये तो लाल किला तक को जमींदोज कर देता। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वो हमने टाली। और ओक्लाहोमा में भी ये यूएसए में भी एक ऐसा हुआ था विस्फोटक, और उसकी तस्वीरें बड़ी भयावह हैं। तो ये एक पहली बात तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब दूसरा है एक्ट ऑफ वॉर जो आपने पूछा था। तो अभी मोदी जी ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जिस ये तह तक जाएंगे तहकीकात करके, और जो होगा एक एक को हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, क्योंकि एक बार आप जैश के थ्रू पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली अगर ले लेते हैं तो आपके ऊपर फिर एक जिम्मेवारी या फिर आपके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि आप ऑप सिंदूर में जैसे क्या था आप दोबारा उसको कर लेंगे। फिलहाल जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है, क्योंकि पिछली बार भी पाकिस्तान ने पहलगाम में यही बोला था कि हिंदुस्तान ने बिना तहकीकात किए बिना कुछ बताए हम पे हमला कर दिया है, जो कि ठीक नहीं है। तो इस बार पहली बात तो ये है कि उन्होंने तहकीकात करके ठीक से पूरे सबूत दुनिया के सामने रख देंगे, और उसके बाद राइट ऑफ रिटेलिएशन जब हम उसको एक्ट ऑफ वॉर बताएंगे और हम पूरे प्रूफ के साथ बता देंगे कि ये पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड जैश ए मोहम्मद के जो विमेन विंग और बाकी मुमीन वाले जो विंग है उसने ये एग्जीक्यूट किया है। और तब तक हमें अपनी एलेंट और जो अपनी सिगेंट है जो इंटेलिजेंस है उससे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से भी पता लग जाएगा कि कहाँ से ये पूरी इनकी हैंडलिंग हो रही थी। क्योंकि ये एक अभी तो हमने एक मॉड्यूल पकड़ा है, बहुत स्लीपर सेल बाकी शहर में भी होंगे, PFI है, ये है, वो है। तो हो सकता है जो ये अभी पकड़ा गया था I-20 में, ये सुबह सुबह जैसे रेड हुए हैं, ये एक दो सूटकेस लेके जो कि अमोनियम नाइट्रेट का था, साथ में शायद एक दो डिटोनेटर लेके वो निकल गया हो, और वो अपने आकाओं से पूछ रहा हो कि मैं निकल तो गया हूँ, अब आप मेरे को कोई और स्लीपर सेल का कॉन्टैक्ट बताएं जहां मैं इसको डिलीवर कर दूं।